हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 का पार्ट 3। इससे पहले हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। उन दोनों पार्टों में हमने बहुत अच्छे से समझा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। आज़ादी के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। तो देखो जी, आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले टॉपिक में देखा कि हमारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भारत जो था वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री था। ये 2 चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी। तो इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा जो ट्रेड था उस ट्रेड को इस तरह से ढाल दिया अपने अकॉर्डिंग। तो जिसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है कि इंडिया जो था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बना और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम कच्चे माल के निर्यातक थे और तैयार माल के आयातक। हमें सारी चीजें, जितनी भी चीज है हमारे देश में रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वो सब देनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वहां से जो तैयार माल था उसको खरीदना पड़ता था। क्यों खरीदना पड़ता था? क्योंकि हमारे देश में अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं बची थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है जी। तो देखो, हम एक्सपोर्ट करते थे किस चीज का, आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, इन सब चीजों का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और वहाँ से हमें बदले में इंपोर्ट क्या होता था, हम क्या लेते थे इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट हम करते थे जी इन्हीं के बने हुए जो क्लॉथ्स थे, फिनिश गुड्स के तौर पे मशीन्स हम वहाँ से लेते थे। छोटी छोटी जो मशीनरी होती हैं उनके बारे में इन सब देशों से हम बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम इनको लेते थे। ठीक है जी। तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया था कि हम कच्चा माल ही देंगे और तैयार माल लेंगे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो हमारा बनता है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमारे ऊपर पूरी मोनोपोली थी। मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर एकाधिकार, एक बंदे का राइट था पूरा का पूरा। तो एक बंदे का राइट कैसा था, मैं आपको इस पॉइंट में समझाऊं कि एक बंदे के राइट के तौर पे यहाँ पे बता रहा है कि हाफ ऑफ द ट्रेड, 50% ट्रेड अकेला हम किसके साथ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ब्रिटिश सरकार के साथ हमें 50% ट्रेड करना पड़ता था। अब ब्रिटिश सरकार के साथ 50% ट्रेड कर रहे हैं तो एक तरह से हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। 50% से पहले तो ज्यादा ही होता था ये। ठीक है जी। अब बाकी का बचा हुआ हम ट्रेड जो करते थे हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे हम चाइना की बात कर ले, यहाँ पे चाइना के साथ करते थे। हम श्रीलंका की बात कर ले, श्रीलंका को पहले सिलोन बोला जाता था। इसके अलावा ईरान एक हमारा पड़ोसी देश था काफी अच्छा, जिसको पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। हाफ ऑफ द ट्रेड हम इनके साथ करते थे और 50% ट्रेड अकेला ब्रिटिश सरकार के साथ करते थे, जो कि यहाँ से मतलब बहुत दूर था। कितना दूर था अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1869 में एक कैनाल डेवलप हुई, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल एक नहर इन्होंने डेवलप करी, कहाँ पे, आपकी रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में। मैं आपको एक यहाँ पे छोटे से मैप के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। खुद से बना करके मैप आपको समझाते हैं जरा सा कि क्या थी ये स्वेज कैनाल और इसने कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा दिया इंडिया के साथ। तो ये हमने इंडिया बनाने की कोशिश करी है। आपको पता है इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी। और यहीं से ही एक कैनाल डेवलप हुई जिसका नाम रखा गया स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल 160 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, जो 2 सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करती थी। अभी तक जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से घूम के आते थे और यहाँ कहीं पे हमारा ब्रिटेन था, यूरोप में इधर कहीं जाते थे। ये जो दूरी थी ये 12,000 किलोमीटर का इनको रास्ता यहाँ से नापना पड़ता था, तब जाकर ये ब्रिटेन पहुँचते थे। मतलब 12,000 किलोमीटर जाते थे, फिर 12,000 किलोमीटर आते थे। तो काफ़ी लंबा इनको सफ़र करना पड़ता था। बट जब इन्होंने यहाँ पे ये स्वेज कैनाल डेवलप करी तो यही रास्ता अब सिर्फ 7,000 किलोमीटर का रह गया। अब 7,000 किलोमीटर के रास्ते ने लगभग सीधा सीधा 5,000 किलोमीटर का जो डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से जो 12,000 किलोमीटर जाना पड़ता था उसको आसान बनाने का काम किया किसने, स्वेज कैनाल ने। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि स्वेज कैनाल कब डेवलप हुई, तो आपको याद रखना है 1869 में हमने स्वेज कैनाल डेवलप करी। और इस स्वेज कैनाल के डेवलपमेंट से बच्चों
ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ट्रेड है वो और भी ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया। ठीक है जी, तो आपको मोनोपोली कंट्रोल में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है 50% ट्रेड हमारा अकेला ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होता था, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है 1869 में स्वेज कैनाल के ओपन होने से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतीय संपत्ति का क्या हुआ जी, निष्कासन। कैसे निष्कासन हुआ, जरा समझिए इस बात को। देखो जी, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हम एक्सपोर्टर थे किसके, हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर थे हम फिनिश गुड्स के। बच्चों आपको जान करके हैरानी होगी कि हम कच्चे माल को बेचते तो थे, उससे पैसा कम मिलता है, और फिनिश गुड्स को हम खरीदते तो उसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। उसके बावजूद हमेशा हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यानी ट्रेड सरप्लस रहता था। हम हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, हम पे पैसा ज़्यादा आता था इंपोर्ट के कंपेयर में। इससे क्या हुआ दोस्तों कि हमारे पास जो है सरप्लस होने से पैसा ज़्यादा रहने लगा। अब पैसा ज़्यादा होगा तो इंडिया डेवलप होगा, बट ऐसा नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस से जो पैसा आता था, जो भी हमारी वेल्थ होती थी, उस सब वेल्थ को अपने यूज में लाती थी। किस यूज में लाती थी, आपको बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सारे पैसे को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करती थी, यानी जो भी उनका रख रखाव देश को चलाना है, सेना चाहिए होती थी भारत में, उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रखा था उन्होंने, उसको संभालने के लिए वो सारा किसका पैसा यूज करती थी, हमारा ही पैसा यूज करती थी। तो देखो इसके लिए वो क्या करती थी, डायरेक्ट तो छीन नहीं सकती थी, इसके लिए वो अलग अलग टैक्स इंट्रोड्यूस करती थी, जिससे कि जो हमने पैसा कमाया है वो वापस उन्हीं के पास ही चला जाए। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी वॉर्स लड़ती थी, वो सारे के सारे युद्ध वो हमारे पैसों से लड़ती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने उनको आर्मी दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तो एक तरह से जो हमारा ट्रेड सरप्लस हो भी रहा है, उस सरप्लस का जो मेजर पार्ट है वो कौन ले जाता था, वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ता, यही चीज़ें थी जो हमारे देश को पीछे लेते चली गई, पीछे लेके चली गई। और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट खूब फलती फूलती गई, और इंडिया का जो इन्होंने क्या किया, पूरा शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने देखा फॉरेन ट्रेड के बारे में कि हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल थे, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली कंट्रोल था, और उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, उसके बावजूद हमारा सरप्लस होता था, बट वो सरप्लस हमारे कोई यूज़ नहीं आता था। ठीक है जी, तो होप आपको ये पूरी लेक्चर समझ आया हो, पूरी वीडियो समझ आई है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद, बाय बाय।